हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपका शिक्षा शास्त्र यानी पेडागॉजी का है। जी हाँ, इसमें हम लेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं वीडियो। लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इजी से अवेलेबल हो जाए। फ्रेंड्स, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे कहते हैं। जब सीखने की क्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती है, ठीक है ना, कोई भी डेवलप नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं। सीखने का वक्र, ना समझ, सीखने का प्रयास या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब सीखने की क्रिया में हम कोई चीज सीख रहे हैं और कोई उन्नति नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं सीखने का प्रयास। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कहते हैं? सीखने का प्रयास कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस आपके लिए सभी हैं, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? सोच से, अनुक्रिया से, अनुकरण से, प्रयत्न, भूल से। तो देखिए यहाँ पे आंसर बहुत आसान है। इसका जो राइट आंसर है, कोहलर का प्रयोग जो है वो सीखने के सूझ सिद्धांत से है। क्या है? किससे? सूझ सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोच का सिद्धांत, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा है। यह परिभाषा किसने दी? अब आपको परिभाषा बताना है कि कार्य को आरंभ कर दिया, फिर उसे जारी भी रखना है और कंटिन्यू उसे करना भी है। परिभाषा किसने दी है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा गुड, ठीक है ना। किसने दी है? गुड ने ये परिभाषा दी। किसी कार्य को जब आरंभ करते हैं तो उसे जारी भी रखना, उसे नियमित तौर पे करते भी रहना है। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? तो देखिए बुद्धि परीक्षण के जो जनक है थॉर्नडाइक, बिनेट, टर्मन, विंच। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये बनता है। तो बुद्धि परीक्षण के जनक जो है वो बिने है, ठीक है। कौन है? बिने। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है बिने साइमन, क्योंकि बिने के साथ में एक और नाम जुड़ता है, वो नाम आपका हो जाता है साइमन, ठीक है ना। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम, बट इट्स ओके। साइमन तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बिने साइमन ने किसका परीक्षण किया था, किसके जनक है। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जनक है। किसके? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के जनक जो है वो बिने साइमन है, ठीक है ना। लेकिन अगर बुद्धि परीक्षण का है तो सिर्फ बिने होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि द्विखंड सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं। द्विखंड सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो तत्व होते हैं। देखिए बुद्धि जो होती है वो एक खंड भी, दो खंड और तीन खंड, इस तरह की बुद्धि परीक्षण यहाँ पे किए गए हैं। तो एक खंड बुद्धि का, दो खंड का, ठीक है ना। तो यहाँ या फिर त्रिआयाम बुद्धि भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे दो खंड की बात चल रही है, जिसमें जो तत्व जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। GH, RS या फिर LS। देखिए इसका राइट आंसर है हो जाएगा GES, है ना। तो यहाँ पे G का मतलब क्या है? अगर GS है तो G का मतलब क्या है? तो देखिए G का मतलब यहाँ पे जनरल हो जाएगा, जिसे सामान्य बुद्धि बोलते हैं, ठीक है ना। G का मतलब जनरल यानी कि समान बुद्धि हो जाएगा। फैक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, यानी कि जनरल फैक्टर और स्पेसिफाई फैक्टर, यानी कि स्पेशल जिसे बोलते हैं विशिष्ट बुद्धि। तो समान बुद्धि और स्पेशल बुद्धि यहाँ पे इसको बोला जाता है। और एक चीज और, दो खंड बुद्धि जो है इसके प्रतिपादक कौन है, जनक कौन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्पेयरमैन, जो स्पेयरमैन है वो दो खंड बुद्धि के या दो खंड बुद्धि सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्वेश्चन फैक्ट तत्व न पूछ के उसके जनक पूछ लेता है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुत की थी। शैक्षिक आयोग की समानता के लिए किस आयोग ने संस्तुत की थी? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग ने, ठीक है ना। 1964 में शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए उसने संस्तुत की थी, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट। जो राष्ट्रीय एकीकरण होता है, जो राष्ट्र का एकीकरण किया जाए, उसके मार्ग में प्रमुख बाधा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। निरक्षरता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इनमें से सभी। तो बहुत ही आसान है।
राइट आंसर ये हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि निरक्षरता, क्षेत्रवाद, जातिवाद ये सभी जो होते हैं राष्ट्रीय एकीकरण एकता के मार्ग में बाधक होते हैं। शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, विचारधारा किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, आदर्शवाद का है, प्रकृतिवाद का है, यथार्थवाद का है, प्रयोजनवाद का है। शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आदर्शवाद। एक आदर्श है, ये एक वाक्य है कि शिक्षा में सत्यम शिवम सुंदरम को अपनाया जाना चाहिए। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, आदर्शवाद वालों ने ये कहा था। चलिए, समायोजन का प्रमुख लक्षण क्या है? समायोजन का प्रमुख लक्षण क्या है? धन, आदर्श चरित्र, संतुष्टि एवं सुख या फिर ज्ञान। समायोजन का तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा आदर्श चरित्र। समायोजन का जो प्रमुख लक्षण है वो आदर्श चरित्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अच्छी स्मृति का गुण है? अच्छी स्मृति का गुण कौन सा है? शीघ्र अधिगम, शीघ्र विस्मरण, उपयोगिता या इनमें से कोई नहीं। अच्छी स्मृति का गुण कौन सा है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए शीघ्र अधिगम, जल्दी सीखना ही अच्छी स्मृति का गुण होता है। अच्छी स्मृति मतलब नहीं बोलते कि उसका दिमाग बहुत तेज है ना, किसी चीज को उस चीज को याद कर लेना, रट लेना या एक बार देखने के बाद तुरंत याद हो जाना। तो जल्दी किसी चीज को सीख लेना ही अच्छी स्मृति का गुण होता है। चलिए आइए कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला घटक नहीं है। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला घटक नहीं है। क्या नहीं है? समाज का स्वरूप, महत्वाकांक्षा, शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिक्षा। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला घटक नहीं। सामाजिक गतिशीलता को शिक्षा बल्कि प्रभावित नहीं करती है, उसे और आगे ले जाती है। ठीक है ना, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगात्मक विधि क्या है? परिकल्पना, परीक्षण की एक विधि या प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने की विधि, चर नियंत्रण विधि या इनमें से सभी। प्रयोगात्मक विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाम से ही पता है, प्रयोगात्मक यानी प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचने की विधि जो है वो क्या है? प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। ओके, कौन सी अवस्था को अधिगम का कठिन काल कहा जाता है? अधिगम का कठिन काल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। जैसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से सभी। तो देखिए किशोरावस्था, ठीक है ना, क्या होगा? किशोरावस्था को जो है अधिगम का कठिन काल या फिर आंधी तूफान का काल, ठीक है ना, क्रोध का काल, ये सभी इनको कहा जाता है किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा या कक्षा शिक्षण द्वारा बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। क्योंकि बच्चों जब क्यों विद्यालय में इतने फेस्टिवल होते हैं, क्यों इतनी एक्टिविटी कराई जाती है? इसीलिए कराई जाती है कि हर एक जो धर्म होता है, समुदाय होता है, उसके अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, इसलिए वहां पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी कराए जाते हैं। ठीक है ना, सोशल प्रोग्राम भी होते हैं, इसीलिए ताकि बालक में सामाजिक व्यवहार जो है वो आगे आए और डेवलप हो, उसका विकास हो सामाजिक व्यवहार का। ठीक है ना, तो विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का तात्पर्य है। शिक्षा का क्या तात्पर्य है? तथ्यों का ज्ञान, तथ्यों की खोज, व्यवहार में परिवर्तन या व्यवहार में सुधार। शिक्षा का क्या मतलब है? देखिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा व्यवहार में सुधार। शिक्षा जो होती है हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति किसने कहा? गांधी, विवेकानंद, टैगोर या दयानंद ने? देखिए इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा विवेकानंद। ठीक है ना, विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती है? वैसा कौन सा परीक्षण है जिसमें विश्वसनीयता अधिक होती है? निबंधात्मक, संक्षिप्त प्रश्न परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में इनमें से कोई नहीं। किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक होती, ज्यादा ट्रस्ट होता है, किस परीक्षा में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वस्तुनिष्ठ में। देखिए सभी एग्जामों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें विश्वसनीयता ज्यादा होती है। जो ऑप्शन दिए हैं 4, जैसे अभी ये वस्तुनिष्ठ ही है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, उनमें आपको सही पे एक पे टिक लगा देना है।
आपने जिसमें भी टिक लगाओगे वही सही होगा तो सही माना जाएगा, गलत होगा तो गलत। इसलिए वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं वो अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेतर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए परिवार जो है शिक्षा का अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत आता है? अनौपचारिक साधन के अंतर्गत परिवार को रखा गया है, किसमें? शिक्षा में। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि विद्यालय का कार्य होता है, विद्यालय का कार्य क्या होता है? संस्कृत का संरक्षण, संस्कृत का परिष्करण, संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण, या इनमें से सभी विद्यालय का क्या कार्य होता है? तो देखिए सीधी सी बात है, विद्यालय का जो कार्य होता है वो, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि संस्कृत का संरक्षण भी विद्यालय करता है, संस्कृत का परिष्करण भी करता है, संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी करता है विद्यालय। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम और भी क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन देखे, चलिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला घटक नहीं है। इसमें से सामाजिक गतिशीलता को कौन सा घटक प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अवस्था को अधिगम का कठिन काल कहा जाता है? यानी अधिगम का कठिन काल जो है वो किस अवस्था को कहा जाता है? अब आपको बताना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से सभी। तो देखिए अधिगम को यानी कि अधिगम का कठिन काल जिस अवस्था को कहा जाता है वो है आपका किशोरावस्था यानी सी। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा किससे दी जा सकती है? पाठ्यक्रम द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, कक्षा शिक्षण द्वारा। तो देखिए बालक को सामाजिक व्यवहार की जो शिक्षा है वो आपका विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, यह विचारधारा किसका है? अब आपको बताना है ये किसने कहा था। यानी आदर्शवाद के जो लोग मानते हैं उन्होंने कहा था, या प्रकृतिवाद के, यथार्थवाद के, प्रयोजनवाद के। तो देखिए शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, यह विचारधारा जो है वो आदर्शवाद के लोगों की होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आदर्शवाद। समायोजन का प्रमुख लक्षण क्या है? आपको बताना है। समायोजन का प्रमुख लक्षण धन, आदर्श चरित्र, संतुष्टि एवं सुख, ज्ञान। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आदर्श चरित्र जो होता है वो समायोजन का प्रमुख लक्षण माना जाता है। निम्न में से कौन सी अच्छी स्मृति का गुण है? अब आपको बताना है कि अच्छी स्मृति यानी याद रखने का गुण कौन सा है? शीघ्र अधिगम, शीघ्र विस्मरण, उपयोगिता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे याद रखने का गुण कौन सा अच्छा माना जा रहा है, अच्छी स्मृति का गुण है, तो वो है आपका शीघ्र अधिगम। जल्दी सीखना ही अच्छी स्मृति का गुण होता है, जल्दी किसी चीज को कैच कर लेना। प्रक्षेपण विधि द्वारा आप क्या माप सकते हैं? उपलब्धि, व्यक्तित्व, रुचि या बुद्धि। तो देखिए प्रक्षेपण विधि के द्वारा जो मापा जाता है वो होता है आपका व्यक्तित्व को प्रक्षेपण विधि के द्वारा मापते हैं, जो बच्चों के लिए यूज की जाती है पढ़ाते वक्त अधिगम के रूप में। विद्यालय के संचालन के लिए आवश्यक है। विद्यालय के संचालन के लिए, कार्यान्वयन के लिए, चलाने के लिए क्या आवश्यक है? विद्यालय संगठन, विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय प्रशासन, उपरोक्त सभी। तो देखिए किसी भी विद्यालय के संचालन के लिए उपरोक्त सभी की आवश्यकता होती है, विद्यालय प्रशासन की भी, प्रबंधन की भी और संगठन की भी। तो जो उपरोक्त सभी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्यक्ति की आंतरिक प्रकृति को व्यक्त करती है। व्यक्ति की जो आंतरिक प्रकृति होती है उसको क्या व्यक्त करती है? सभ्यता, पहनावा, संस्कृति, इनमें से क्या व्यक्त करता है? तो देखिए व्यक्ति की बाहरी प्रकृति को दर्शा सकता है लेकिन आंतरिक प्रकृति को इनके द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अब आपको राइटर बताना है। जिन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक बुक लिखी थी उसके राइटर कौन है? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, स्किनर, क्रो एंड क्रो। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, थर्स्टन। थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक लिखी थी। थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी प्रतिपादित की थी? आपको उस थ्योरी का नाम बताना है।
सीखने में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक क्या होगा? जो अंक दिए हुए हैं इनमें से बहुलक क्या होगा आपको पहचानना है। 4, 10, 5, 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 5। 5 कैसे होगा? तो बहुलक का मतलब ही होता, बहु का मतलब होता है बहुत बार, ठीक है ना। तो ऐसी अंक या ऐसी संख्या जो बहुत बार आई हुई हो, तो आप इसमें से देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या रिपीट हुई है। तो 5 जो है वो संख्या सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है। 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स जो है 5 आया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कौन थे? अब आपको बताना है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक ने किया था, बुंट ने किया था, वेबर ने या पावलाव ने? जिन्होंने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी उनका नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा आपका बी यानी बुंट। बुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय पर्यावरण से प्रभावित होता है? कौन सा ऐसा प्रत्यय जो पर्यावरण से प्रभावित होता है? देखिए तो बुद्धि है, शारीरिक वृद्धि है, स्वभाव है या इनमें से कोई नहीं। देखिए पर्यावरण से प्रभावित होने वाला जो प्रत्यय वो स्वभाव होता है, जो हमारे पर्यावरण का हमारे स्वभाव पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। हमारे क्लाइमेट का हमारे स्वभाव पर, हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। निम्नलिखित में से किस कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है? अब आपको कारण बताने हैं जिनके कारण से बालक में कुंठा जन्म लेती है। व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप, प्रोत्साहन के अभाव के परिणस्वरूप, अभिप्रेरकों के संघर्ष के फलस्वरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक में कुंठा जन्म लेती है उसका कारण होता है आपका व्यक्तिगत अक्षमता के फलस्वरूप। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं है? अब राष्ट्रीय एकता में ऐसा कौन सा तत्व है जो बाधक नहीं बनता है, बाधा नहीं डालता है? भाषावाद, प्रकृतिवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका प्रकृतिवाद, क्योंकि भाषावाद, जातिवाद, संप्रदाय सभी ऐसे तत्व हैं जो राष्ट्रीय एकता में बाधक होते हैं, बाधा डालते हैं। प्रकृतिवाद जो होता है ये कभी भी बाधा यानी प्रकृति नहीं डालती। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं? अब आपको बताना है प्रकृतिवादी दार्शनिक कौन है। रूसो, प्लेटो, रॉस, एडम्स। इनमें से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रूसो। रूसो जो है वो प्रकृतिवादी दार्शनिक के अंतर्गत आते हैं। आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में, आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शीर्ष स्थान किसे दिया जाता है? अब आपको ये बताना है कि जो आदर्शवादी शिक्षा होती है इसमें शीर्ष स्थान किसे, सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया जाता है? विद्यालय को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शिक्षक को, कि आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर जो स्थान है वो शिक्षक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि स्पीयरमैन ने बुद्ध के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्पीयरमैन ने बुद्ध के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? देखिए बुद्ध के जो सिद्धांत है बहुत सारे हैं। एक खंड बुद्धि भी है, दो खंड भी है, तीन खंड भी है, बहुखंड भी है। तो अब आपको बताना है कि एक खंड बुद्धि सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, तीन खंड का सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत है। तो देखिए स्पीयरमैन ने बुद्ध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपका दो खंड का सिद्धांत यानी दो खंड बुद्धि का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कथन किसका है अब आपको बताना है। तो देखिए ये जो कथन है ये आपके स्किनर का है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। शिक्षक को नवीन पाठ प्रारंभ करना चाहिए। शिक्षक को नवीन पाठ कब प्रारंभ करना चाहिए? कहानी सुनाकर, कविता सुनाकर, चित्र दिखाकर या इनमें से किसी एक या अधिक विधि के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा कि शिक्षक जब भी कोई नया पाठ पढ़ाता है तो उसे क्या किस से स्टार्टिंग करनी चाहिए इन चीज़ों में से। तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा
इनमें से किसी एक या अधिक विधि के द्वारा, यानी कहानी भी सुनाकर कर सकता है, कविता सुनाकर, चित्र दिखाकर, या फिर इन सभी से वो कर सकता है। तो राइट आंसर होगा इनमें से किसी एक या अधिक विधि के द्वारा नवीन पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं टीचर। एंड चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि रटन स्मृति का संबंध किससे है। अब आपको बताना है कि जो रटने वाली स्मृति होती है, जनरली बच्चे जो रटते हैं, उसका संबंध किससे है, स्थायी स्मृति से, तार्किक स्मृति से, यांत्रिक स्मृति से, उपरोक्त सभी से। तो इसका देखिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका यांत्रिक स्मृति से, यानी जो रटन स्मृति होती है उसका संबंध यांत्रिक स्मृति से होता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो आपका ज़रूर बताइएगा। हमने कोशिश की है कि सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको इसी तरह से और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।